26वीं आईनी तरमीम जो मुतालबा किया गया है अपोजिशन की तरफ से कि इस आईनी तरमीम को फिलफौर वापस लिया जाए, क्या 26वीं आईनी तरमीम आपके ख्याल में भी एज अ लॉ प्रैक्टिशनर एंड जब आप इतना अरसा एक जज की कुर्सी पर बैठे रहे, बड़े अहम मनसब पर बैठे रहे, जब आप इसको अपने एंगल से, अपने जाविये से देखते हैं तो इस 26वीं आईनी तरमीम में क्या आपको भी सुकम नज़र आते हैं? मेरा ख्याल है पहले थोड़ी सी ओरिएंटेशन ठीक कर लें जी। कि 26वीं आईनी तरमीम जो है इस पे ओपिनियन इंडिपेंडेंट है। पीटीआई का जो ये एजिटेट करने का ये एजेंडा है 26 आईनी तरमीम, ये सियासी है और 26वीं आईनी तरमीम पे गुफ्तगू जो है वो लीगल है। तो जी। हम लीगल बात करेंगे या पॉलिटिकल बात नो, करेंगे? वी आर क्योंकि टॉकिंग अगर आप स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली लीगल टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये क्योंकि 26वीं पॉलिटिकल आईनी अगर तरमीम बात आईनी करें बेंच तो का जी, कयाम? जी, जी। जी। आईनी बेंच का क़याम जो है जी, उस पे तो मेरी बड़ी ये ओपिनियन जो है अनएम्बिगुअस है कि ये जितनी भी अमेंडमेंट्स की गई हैं, ये बड़ी उजलत में की गई हैं और इसमें जो भी प्रोसीजर फ़ॉलो करना चाहिए था, ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, जो कंसल्टेटिव प्रोसेस चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। ये सिर्फ़ एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया गया है और इससे जुडिशरी जो है उसकी इंडिपेंडेंस, लेट मी से दिस, के खत्म हो गई है। देयर आर टू एपेक्स कोर्ट नाउ विद इन द सुप्रीम कोर्ट। एक जो उसके आईनी बेंच के सरबराह हैं, अभी मैंने रिसेंटली वो नोटिफिकेशन देखा है जिसमें उन्होंने अपना रजिस्ट्रार अलहदा बना लिया है, अपना ऑफिस ही अलहदा क्रिएट कर दिया है और वो केसेस अपने तरीके से देखेंगे। और उसमें एक सुप्रीम कोर्ट जो सीजेपी जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ एपलेट वर्क के देखेंगे और कौन से केस यहाँ आएंगे, कौन से वहाँ जाएंगे, ये तो मैं वर्केबिलिटी की बात कर रहा हूँ, विच इज गोइंग टू क्रिएट अ वेरी वेरी मेस इन द जुडिशियल सिस्टम। और जहाँ तक इंडिपेंडेंस की बात है, इंडिपेंडेंस तो खत्म हो गई सही आपने कहा। जबकि एक ऑब्जेक्टिव के लिए ये आईनी तरमीम की गई है और ये आईनी बेंच बनाया गया है। आपके ख्याल जी, में वो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के लिए की गई है और वो ऑब्जेक्टिव जो है वो इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। उसको किस तरीके से जुडिशरी देख रही थी, या ये पर्सपेक्टिव जो बार सेंटर्स का बना कि शायद ये जुडिशरी जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाके खड़ी हो गई है और इसलिए अब इसको फिक्स करने के लिए ये तरीका किया जाएगा। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए ये अमेंडमेंट नहीं है, वो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए ये अमेंडमेंट नहीं है और जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है उससे भी ऊपर, जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हिट किया गया है इसमें। तो इसके बाद तो मैं देयर विल बी डाउट कि अगर इंडिपेंडेंट लोग इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक स्टेट कहेंगे भी कि नहीं। तो शाहिद जमील साहब, जब हम हुकूमत के लोगों से बात करते हैं, हम उनके सामने सवालात रखते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं रह गई थी। कुछ जज साहिबान हैं वो सहूलत कारी कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और फिर हमें ये सब कुछ करना पड़ा। तो आपको भी लगता है कि वो जो जज साहिबान हैं वो किसी सियासी जमात के साथ खड़े हो गए थे या पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खड़े थे? मेरे देखें जी, पॉलिटिशियंस तो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ नहीं दे सकता। मुझे तो आप केस स्पेसिफिक पूछेंगे, जैसे मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि 63A का फैसला जो है, वो ओरिजिनल फैसला जो है वो ओवर रीच थी, राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसको रिव्यू होना था। और लेकिन वो रिव्यू जिस तरीके से किया गया, फायज ईसा साहब ने जिस उजलत में उसको किया, ऑब्जेक्शंस को कैटर नहीं किया और उनकी जजमेंट के नतीजे में जो मीडिया पे ये खबरें हैं और जो एक पर्सपेक्टिव है कि उसको मिसयूज करके ये 26वीं आईनी तरमीम की गई है, तो उस जजमेंट की हद तक तो मेरा ये ओपिनियन है। अगर आप कहते हैं कि ये वाली जो जजमेंट है जो 8 जजेस ने दी थी रिजर्व सीट के, इसमें मेरा और पर्सपेक्टिव है। मेरा ख्याल है कि उन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा बचाने की कोशिश की थी और उसमें 187 का जो कंप्लीट जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से उन्होंने उसको इन्वोक किया था, मेरे नजदीक तो वो जस्टिफाइड है। मैं आई कैन सिट एंड आर्ग्यू एट एनी स्टेज
कि क्योंकि जो विल ऑफ द पीपल है दैट इज द डोमिनेंट फैक्टर, दैट इज द बेड रॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि विल ऑफ द पीपल अगर ट्रांसलेट नहीं हो रही होगी तो आगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी चल ही नहीं सकती। तो सही। उन्होंने शायद उसको सामने रख के किया था। और मैं जिन जजेस को मैं जानता हूँ, मुझे ये पता है कि उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। तो इसलिए उसको पॉलिटिकल एफिलिएशन बनाना या एक गवर्नमेंट के खिलाफ क्योंकि वो फैसला आ रहा था और उसके रिपरकशन इनके लिए डेंजरस थे, तो ये कहना कि ये जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को ही खत्म कर दिया जाए, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी मिस्टेक की है। अभी इनको नहीं नजर आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में जब ये कुछ टाइम गुजर सही। जाएगा तो ये सारे इस एक्ट का शिकार, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त पावर में है वो भी होंगे और बाकी सही। लोग भी होंगे। और मैं तो कम से कम मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये तरीका नहीं है मुल्क को चलाने का, इससे कभी ट्रैंक्विलिटी और पीस नहीं आएगा। एक ही तरीका है कि इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक टेबल पे बिठाया जाए और मुल्क का 25 साला एक स्ट्रेटजी बनाएं, आपके अगले 25 साल किस तरह चलनी है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी एक लाइन ड्रा करें कि उन्होंने किस हद तक और किन मामलात में अपना इनपुट देना है, और जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने किस तरीके से इस मुल्क को चलाना है उसको। मेरा सही। ख्याल है ये जब तक नहीं करेंगे ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। सही। आपने कहा केस स्पेसिफिक पूछ ले, मैं केस स्पेसिफिक पूछ लेता हूँ। मैं एक जी जी एक बड़ा ही वेग किस्म का क्वेश्चन नहीं आपके सामने रखता। पाकिस्तान जी में जी इंतखाबात होते हैं 8 फरवरी को, इंतखाबात के नतीजे आते हैं, उज़रदारियाँ सामने आ जाती हैं, एतराज़ात। पाकिस्तान का जी कानून सिक्का राइजुल वक्त ये कहता है कि ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे, हाजिर सर्विस जज होंगे और वो 6 माह में अपना फैसला सुनाएंगे। हुकूमत जी वक्त और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिखते हैं कंसर्न हाई कोर्ट्स को ट्रिब्यूनल्स बना दिए जाएँ। नाम दे दिए जाते हैं पंजाब की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि नहीं, आप हमें पूल भेजें, जजेस के नाम भेजें, हम डिसाइड करेंगे कि हमारे कराए गए इलेक्शन को किसने देखना है और किसने उज़रदारियाँ सुननी है। हुकूमत वक्त इस सारे मामले में जो काम करती है, हमने देखा कि पहले नाम दिए जाते हैं जस्टिस शहजाद की तरफ से, ट्रिब्यूनल्स कायम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकार कर देता है। उसके बाद सलमान अकरम राजा जाते हैं, जस्टिस शाहिद करीम उन ट्रिब्यूनल्स को अनाउंस कर देते हैं। हुकूमत वक्त ये फैसला करती है कि हम वो कानून ही तब्दील कर रहे हैं जिसके तहत ये ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे। वो माजी में जाकर उसका इतलाक करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अब रिटायर्ड जज भी बैठ सकता है। फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, और इस दौरान तब्दीली हो जाती है लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक नई जज आ जाती हैं जस्टिस आलिया नीलम। आपने इन तमाम लोगों के साथ काम किया हुआ है, आप मुख्तलिफ बेंचेस में इनके साथ बैठे हैं। फिर आधो आध पर डिसाइड होता है कि आधे जज आप अपनी मर्जी के रख लें, आधे हम अपनी मर्जी के रख लेंगे। कुछ ट्रिब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन की मर्जी से बन जाते हैं, कुछ लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की मर्जी के बन जाते हैं। तो ये जो जज जो कुछ कर रहे थे, ये वो किसी सियासी जमात के साथ साइड ले रहे थे या पाकिस्तान का आइन और कानून, उसकी जो मर्जी है, उसकी जो मंशा है, उसकी जो रूह है, जो उसका लेटर एंड स्पिरिट है, उस पर काम कर रहे थे? देखें, ये जो आपका इतना लंबा क्वेश्चन है, बल्कि ये रिसेंट हिस्ट्री है हमारी, अनफॉर्चुनेट अगेन द ग्रे एरिया, कि जहाँ पे हम कानून को लेटेंट स्पिरिट फॉलो करने को तैयार नहीं होते। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूँ। हमने यहाँ पे पहले ट्रिब्यूनल्स के लिए रिटायर्ड जजेस रखे थे। रिटायर्ड जजेस का तजुर्बा फेल हुआ और गालबन ये हमारी एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी की मर्जी से या उनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि ये सर्विंग होने चाहिए। जी। तो सर्विंग में मैंने भी काम किया एज इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जो पिछले 2018 के गालबन इलेक्शन थे। तो ये वाले इस तरह की एम्बिग्विटी क्वेश्चन और इतना कन्फ्रंटेशन कभी भी नहीं आई। आप देखें, अगर आपने सर्विंग जजेस लेना है, देन यू हैव टू हैव इनपुट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। आप उसको जजेस जो हैं उनको एग्जेक्टिव के रेमो करम पे नहीं ले सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है उनकी अपनी हाई कोर्ट को चलाना है। ये जो ट्रिब्यूनल बनना है, ट्रिब्यूनल नोटिफाई होना है एग्जेक्टिव साइड से, तो कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसल्टेशन में जो चीफ जस्टिस है उसको पता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है इसमें से कौन से जजेस इस काम को इफेक्टिवली विद इन द गिवन टाइम फ्रेम कर सकते हैं सही। और कौन नहीं कर सकते हैं, और जिनको उन्होंने इसके लिए स्पेयर करना है वो बाकी काम तो इफेक्ट नहीं होगा। तो
चीफ जस्टिस को रूल आउट इस प्रोसेस में नहीं किया जा सकता जब तक कि आप अगर आप सर्विंग जजेस लगाना चाहते हैं। जब आपको लगा कि माजरत के साथ ये मेरा पर्सपेक्टिव है, जब लगा कि अब ये वाला काम नहीं हो रहा और सर्विंग जजेस में शायद ये जल्दी भी डिसाइड हो जाएं और खिलाफ भी डिसाइड हो सकते हैं, तो फिर कानून को बदल दिया गया। अब लेकिन यहाँ पे खड़े होके मैं एक बात कहूँगा, जो उसमें एक सिंगल बेंच की जजमेंट आई थी हाई कोर्ट की कि ये जो है चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो नोटिफाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि नोटिफाई इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है। सही। वो चीफ जस्टिस साहब का ये रोल नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से वो राइटली टर्न डाउन हुई थी। जब तक हम विल नॉट कॉल स्पेड अ स्पेड, अगर सही बात को सही और गलत को नहीं कहेंगे, तो हम आगे नहीं चलेंगे। हम फिर पॉलिटिकल बहस ही कर रहे होंगे, हम लीगल बहस नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कंसल्टेटिव प्रोसेस में आप डिस्क्रेशन ऑफ द चीफ जस्टिस को रूल आउट नहीं कर सकते। और इस पूरे एपिसोड का मेरे ख्याल में मेरे कुलीग ने शहजाद अहमद खान साहब भी वो इस एपिसोड का शिकार हो गए और उनको एलिवेट करना पड़ा और उनको फेस करना पड़ा जो उनकी बेटी का केस था और ऑल दैट ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहिबा आई हैं आलिया नीलम साहिबा, कुछ देर उन्होंने रेजिस्ट किया है, उसके बाद गालबन वो कंसल्टेटिव प्रोसेस में उन्होंने एग्री कर लिया। बट ये पूरा प्रोसेस ये बता रहा है कि हमने इस साइड से हो या इस साइड से हो, अगर ओवरस्टेपिंग करती है जुडिशरी और एग्जेक्टिव का रोल अस्यूम करने लगती है तो वो भी गलत है। और अगर एग्जेक्टिव ये कहती है कि ये पूरे का पूरा जुडिशियल रोल और डिस्क्रिशन हमारे हवाले कर दें तो ये भी गलत है। यही टग ऑफ वॉर चल रही है इस लास्ट फरवरी 8 के इलेक्शन के बाद। और इसने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेस कर दिया है। इसने एग्जेक्टिव और जुडिशरी को उस नहज पे ले गई है जहाँ से मुझे तो अभी कोई रिवर्सल नहीं नजर आ रही। सही।